नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 के साइंस के पेपर जिसमें हम फिजिक्स वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियोज में हम 3 सेट सॉल्व कर चुके हैं। तो आज सेट नंबर 4 जिसका कोड है 824CM। आप अनसॉल्व पेपर लेकर बैठिए और उसमें से क्वेश्चन देखते रहिए। क्वेश्चन मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर इसके पहले आपने तीनों सेट 2025 का सेट 1, सेट 2, सेट 3 नहीं सॉल्व किया है अभी तक, तो चैनल में आप जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 10th वाली, उसमें तीनों वीडियोज मिल जाएंगे आपको। ये आज चौथी वीडियो है, इसमें हम फिजिक्स वाला पार्ट करेंगे क्लास 10th का। ठीक है, तो पहले अगर आपके पास अनसॉल्व है तो आपको दिख रहा होगा बहुविकल्पीय प्रश्न पहले होते हैं। 7 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होते हैं फिजिक्स के, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। किसी लेंस की क्षमता क्या होती थी? P बराबर 1/f, और f यहाँ पे लिखा रहता था मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो P इक्वल्स टू 1/f मीटर में अगर है तो एक तो आपने डायोप्टर पढ़ा होगा डी, एक डायोप्टर पढ़ा होगा, एक मात्रक, इकाई मतलब मात्रक, क्षमता का मात्रक। एक दूसरा होता है, ध्यान से देखिए, अगर 1/मीटर है तो इसी को हम बोलते हैं प्रति मीटर। प्रति मीटर एक दूसरा मात्रक ये हो गया। ठीक है, दोनों मात्रक आपको याद करने हैं, दोनों में से जो मिल जाए आपको ऑप्शन में वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या दिया है? पहला दिया है मीटर, दूसरा मीटर सेकंड, तीसरा सी पार्ट वाला प्रति मीटर, और चौथा है मीटर प्रति सेकंड। तो सी वाला सही हो जाएगा, प्रति मीटर दिया है। ठीक है, ज्यादातर लोग डायोप्टर याद रखते हैं, इसको मीटर प्रति मीटर वाला ध्यान नहीं देते हैं, और यही ऑप्शन में देता है, फिर ढूंढते हैं डायोप्टर। तो दोनों मात्रक आपको याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा हो तो दर्पण होगा। तो देखिए, आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में भी बनता था और अवतल दर्पण में भी बनता था, लेकिन दोनों में अंतर था। उत्तल दर्पण में जब आभासी प्रतिबिंब बनता है, दो ही केस होता है उत्तल दर्पण में, दोनों में वस्तु से छोटा बनता है। और आभासी के अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है तब बनता है आभासी, और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ध्यान से देखिए, दोनों में आभासी बनता है, सीधा बनता है। आभासी और सीधा अगर बोले तो ये दोनों हो सकता है, उत्तल और अवतल, लेकिन ये जो है वस्तु से बड़ा, तो ये अवतल में ही होता है, उत्तल में वस्तु से छोटा होता है। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला। पहला ए है उत्तल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण। उत्तल और अवतल दर्पण दोनों, तो अवतल दर्पण सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये पता होती है। कांच में प्रकाश की चाल होगी। तो अपवर्तनांक का फार्मूला अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, अपवर्तनांक का सीधा सीधा फार्मूला लगा देना है। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? वायु में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक हम किसका निकालते हैं? माध्यम का निकालते हैं ना। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का जो फार्मूला होता है, अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल अपॉन होती है माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, किस माध्यम में? जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। जैसे कांच का अपवर्तनांक की बात किया है, तो कांच का अपवर्तनांक यहाँ रखे हैं, तो वायु में प्रकाश की चाल बटे प्रकाश में कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो मान लिया हमने कांच में प्रकाश की चाल, चलो कुछ मान लेंगे अभी। अपवर्तनांक कितना दिया है कांच का? 1.5 दिया है। वायु में प्रकाश की चाल कितनी दी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दी गई है। और माध्यम में प्रकाश की चाल हमने मान लिया, माध्यम कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे कांच की बात कर रहे हैं, तो कांच में प्रकाश की चाल वी जी बोल देते हैं, वी ग्लास, जिसे ग्लास। तो वी जी बराबर क्या हो जाएगा? कांच में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ ऊपर है, वी जी इधर लाएंगे, 1.5 नीचे चला जाएगा, 1.5। यहाँ पे चाहे अब आपको सॉल्व कर लेना है, चाहे आपको दिख रहा हो 1.5 × 3, या फिर दशमलव हट एक जीरो बढ़ाओ, दशमलव हटा के 15×30 करो, वी जी बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आ जाएगा आपका सर। आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। 3 × 10⁸ ए वाला, बी में है 2 × 10⁸, तो यही सही हो जाएगा। सी दिया है 4.5 × 10⁸, और डी दिया है 2.25 × 10⁸। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फार्मूला याद रखें, और ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आकाश का रंग नीला होने का कारण है। तो नीला होने का कारण आपने पढ़ा होगा, एक घटना पढ़ी होगी प्रकाश वाले चैप्टर में, प्रकीर्णन।
प्रकीर्णन क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश जो वातावरण में बहुत छोटे-छोटे कण होते हैं, उनसे प्रकाश की किरण टकरा के इधर-उधर उसका अपवर्तन होता है। जैसे मान लो यहाँ टकराई, इधर अपवर्तन हुआ, यहाँ टकराई, इधर हुआ, यहाँ टकराई। तो ऐसे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जो वातावरण में वायु के या धूल कण के, मिट्टी के छोटे-छोटे कण होते हैं, उनसे टकराकर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जो अपवर्तन होता है, उसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकीर्णन की खास बात यह है कि उसमें से सबसे ज्यादा अपवर्तन होता है नीले रंग का। प्रकाश, श्वेत प्रकाश सूर्य से आता है, उसमें 7 कलर होते हैं, आपने पढ़ा होगा विव की ओर। तो सातों कलर में से नीले कलर का सबसे ज्यादा अपवर्तन होता है, इसलिए आकाश का कलर जो है हमें नीला दिखाई देता है। तो घटना कौन सी होती है? प्रकीर्णन होती है, याद रखना आप। मैं ऑप्शन कौन कौन सा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली विद्युत धारा आधी कर दी जाए, मान लो धारा कितनी थी? आई थी, इसको कितना कर दिया जा रहा है? आई/2, आधा कर दिया जा रहा है। तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होती थी? आई स्क्वायर आर टी। प्रतिरोध तो वही है, निश्चित प्रतिरोध है। तो अगर इसको आई को आई/2 करोगे तो आई/2 का स्क्वायर आर टी, इसका होल स्क्वायर। तो आई स्क्वायर आर टी ऊपर रहेगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो मतलब जितना पहले कितना था? आई स्क्वायर आर टी था, अब आई स्क्वायर आर टी बाई 4 हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं एक चौथाई। 4 से भाग दे देते हैं तो उसका 1/4 हो जाता है, एक चौथाई। कौन सा ऑप्शन सही है? दोगुनी, आधी, एक चौथाई, चार गुनी। तो सी वाला ऑप्शन है एक चौथाई। तो एक चौथाई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण निर्भर करता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: विद्युत धारा पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, चालक की लंबाई पर, विद्युत धारा की दिशा पर। तो देखो, इसमें से जो चुंबकीय क्षेत्र में जब धारावाही चालक रखा जाता है, जैसे मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी है। अगर एल लंबाई का चालक हम ऐसे रखते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस पर जो बल लगता है, चुंबकीय बल, एफ एम, मैग्नेटिक फोर्स, वो होता है BIL साइन थीटा। या फिर हो सकता है आपने BIL पढ़ा हो। जब 90 डिग्री हो जाता है थीटा, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, उस समय BIL होता है। बी जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, आई चालक में प्रवाहित होने वाली धारा है, एल है चालक की लंबाई। ठीक है, और थीटा है चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। IBL लिख दो तो ज्यादा समझ में। IBL, बी और एल के बीच का कोण है। अब इसमें सब पे डिपेंड कर रहा है। देखिए, विद्युत धारा बढ़ाएंगे तो चुंबकीय बल बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाएंगे तो चुंबकीय बल बढ़ेगा, एल बढ़ाएंगे लंबाई तो चुंबकीय बल, थीटा बदलेंगे तो थीटा पर भी निर्भर कर रहा है। तो इसमें इस पर भी निर्भर कर रहा है, इस पर भी निर्भर कर रहा है, इस पर भी निर्भर कर रहा है, इस पर भी निर्भर कर रहा है। विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा का मतलब ये है, जो एल की दिशा लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई और ये एल की दिशा। एल की दिशा हमने इधर क्यों कहा? क्योंकि विद्युत धारा की दिशा इधर है, तो उनके बीच में एल के बीच का कोण होता है। लेकिन एल की दिशा लंबाई की कोई दिशा थोड़ी ना होती है। लेकिन यहाँ पर हम लंबाई की दिशा किधर लेते हैं? जिधर विद्युत धारा, अगर विद्युत धारा इधर करेगी तो लंबाई इधर ले लेंगे, फिर तो कोण ये हो जाएगा। तो विद्युत धारा की दिशा पर भी निर्भर करता है। तो एक ऑप्शन होना चाहिए था ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो चारों ऑप्शन सही हैं। चारों में से अब चाहे चारों लगा दीजिए या एक लगा दीजिए, वो बोर्ड का डिसीजन होगा आपको क्या मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसके ऑप्शन भी लिख दिए यहाँ। इसमें से चारों ऑप्शन, फार्मूला यही होता है, आइडियल साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लघुपथन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। लघुपथन का मतलब होता है, आपने सुना शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट सुना है ना? शॉर्ट सर्किट, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लघुपथन। शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब विद्युत धारा को कोई छोटा रास्ता मिल जाता है। मतलब कहीं पर, जैसे मान लीजिए दो जगहों पे, हम एक जगह से दूसरी जगह पर, एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में घरों में विद्युत धारा जा रही है, और कहीं पर रास्ते में उसे ऐसा पॉइंट मिल गया जहां का वोल्टेज या विभव बहुत कम हो। मतलब जहां पर हम ले जा रहे हैं वहां से कम हो, वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाए या फिर कहीं से अर्थिंग पा जाए, तो वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मतलब धारा ज्यादा प्रवाहित होने लगती है। शॉर्ट सर्किट का मतलब चिंगारी वगैरह निकलते हुए देखा होगा, स्पार्किंग होता है ना। तो वहां पे जब एक साथ बहुत ज्यादा धारा प्रवाहित होने लगती है, तो उसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो लघु पथन बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं इसमें? लघु पथन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है, पहला बहुत कम, दूसरा परिवर्तन नहीं,
सी बहुत अधिक और डी लगातार परिवर्तन, तो सी बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है। धारा जो है बहुत अधिक हो जाती है शॉर्ट सर्किट के समय। इनफैक्ट उसी को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा एक साथ बहुत ज्यादा धारा प्रवाहित होने लगे तो वहां पे चिंगारी निकलने लगती है, स्पार्किंग होने लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, 21 का फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट में है। तो पहला हम देखते हैं, नामांकित किरण आरेख की सहायता से दूरदृष्टि दोष को समझाइए, इसे लेंस द्वारा कैसे संशोधित किया जा सकता है। तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। तो अगर देखो इसको समझाना है ना किरण आरेख की सहायता, तो पहले थोड़ा सा लिख देंगे इसके बारे में। क्या लिखेंगे कि ऐसा ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जिसे दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती हो और निकट की वस्तु धुंधली दिखाई देती हो या साफ न दिखाई देती हो, इस दोष को हम क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष का दूर देख के ये मत समझ जाना कि दूर की नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु जो है साफ नहीं दिखाई देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, किरण आरेख द्वारा बना है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे आंख का चित्र बना दे रहा हूँ। एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा। और यहाँ पे क्लेरी मसल्स द्वारा जो है लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस होता है आंख में, उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस लगा होता है और इधर वाला पार्ट ये है रेटिना। रेटिना, यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकली होती है जो कि माइंड तक जाती है, दिमाग तक जाते हैं और हम चीजों को देख पाते हैं। तो तरीका ये है कि जो भी प्रतिबिंब, जो भी प्रकाश की किरण, जो भी वस्तु से प्रकाश की किरण आए, वो प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बनना चाहिए। अगर रेटिना पर बनता है तो हमें वो वस्तु क्लियर दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है। और अगर रेटिना के अलावा कहीं, चाहे रेटिना के आगे बन जाए या रेटिना के पीछे बन जाए, तो हमें वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी, धुंधली दिखाई देगी। तो ये दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, मान लीजिए दो प्रकाश की किरण ऐसे आ रही हैं, तो ये जो है रेटिना पर प्रतिबिंब ना बनाकर, इसको आप लिख देंगे, चित्र बना लीजिएगा, रेटिना पर प्रतिबिंब ना बनाकर थोड़ा सा रेटिना के पीछे बना देती हैं। यहाँ बना दे रही है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन जा रहा है, तो साफ नहीं दिखाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, रेटिना के पीछे बनता है। निकट दृष्टि दोष में ध्यान रखिएगा, रेटिना के आगे बनता है। तो हम क्या चाहते हैं, हमारा प्रतिबिंब क्या चाहते हैं, चाहते हैं कि रेटिना पर बन जाए। अब रेटिना पर बनने के लिए इन किरणों को और मोड़ना पड़ेगा ताकि ये रेटिना पर ही आके मिल जाए, ऐसे मिल जाए, ऐसे। हम चाहते हैं कि हमारा प्रतिबिंब जो है रेटिना पर ही आकर बन जाए, ऐसे बन जाए यहाँ पे, तो हमें क्लियर दिखाई देने लगेगा। मोड़ने का काम कौन सा लेंस करता है, उत्तल लेंस। अपसारी क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस ना, और अपसारी होता है अवतल। तो हम एक ऐसा लेंस यहाँ पे यूज करेंगे जो किरणों को और मोड़ दे। तो कौन सा लेंस यूज करेंगे, उत्तल लेंस यूज करेंगे। उत्तल, ये मुझ रहा है ना, इसे लेंस द्वारा कैसे संशोधित किया जाता है, तो इसे उत्तल लेंस लगाकर हम इन किरणों को और मोड़ देंगे, जिससे प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना पर बनने लगता है और वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देने लगती है। तो पहले तो दूरदृष्टि दोष के बारे में लिखना है कि ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसा डिजीज जो है जिसमें पास की वस्तु जो है क्लियर साफ नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, कौन सा लेंस यूज करके, उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम इसका निवारण कर सकते हैं, इसे संशोधित कर सकते हैं। और ये रहा आपका चित्र जो है, बना देना और थोड़ा साफ बना देना, क्लियर बना देना। और इसके बारे में भी लिख देंगे थोड़ा सा, दो लाइन। प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनना चाहिए, तभी हमें दिखाई देता है। और दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। अगर यही निकट दृष्टि दोष होता तो आगे बनता, फिर उसे और अपसारी करना पड़ता, उसके लिए अवतल लेंस यूज करते हैं हम, इसमें उत्तल लेंस यूज करेंगे। ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। कह रहा है एक गोलीय दर्पण 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। प्रतिबिंब का आवर्धन और दर्पण का प्रकार ज्ञात कीजिए। गोलीय दर्पण है, 16 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा है, तो वस्तु की दूरी हम हमेशा निगेटिव रखते हैं। अभी आपके सिलेबस में तो निगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव भी होता है जब आभासी वस्तु आता है, लेकिन वो
आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा क्लास 10 में, 12th में मिलेगा। तो वस्तु की दूरी 16 सेंटीमीटर माइनस 16 सेंटीमीटर कर दी। आभासी प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, तो दर्पण कोई भी होगा, अवतल हो या उत्तल हो, अभी हमें नहीं पता, अभी मान लिया हमने नहीं पता है। तो अवतल उत्तल में दर्पण के पीछे बनेगा तो वो पॉजिटिव होगा ना। अरे दर्पण पे ऐसे मान लो है, तो इधर निगेटिव उधर पॉजिटिव, चिन्ह चिन्ह आपने देखना आता है ना साइन कन्वेंशन। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 12 सेंटीमीटर बनाता है। प्रतिबिंब का आवर्धन, आवर्धन दर्पण में आवर्धन क्या होता है, m इक्वल टू माइनस वी बटे यू। तो माइनस वी कितना है 12 और यू कितना है माइनस 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16। एक दशमलव लगाएंगे, जाएगा तो है नहीं इसमें, या फिर काट दो, 4 × 12, 4 × 16, 3/4 कर दो, या फिर अगर दशमलव में करना है तो कर दो, 4×7=28, पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा, 4×7=28 और 4×5=20, 0.75 एक नंबर ये होता है, m बराबर आ गया 0.75। ठीक है, चाहे 3/4 रहने दो, 0.75। अब ये देखो, ध्यान से देखो, m जो है एक से छोटा है, m क्या है, एक से छोटा है कि नहीं, 0.75 क्या है, एक से छोटा है। तो जब m की वैल्यू हमें बताती है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, अगर m एक से छोटा होता है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, अगर m एक के बराबर होता है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, और अगर m एक से बड़ा होता है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। ये चीजें आपको याद रखनी होगी। यहाँ पे हमने m निकाला, आवर्धन पूछा भी था, आवर्धन निकाल दिया, 0.75 आया और एक से कम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बन रहा है। अब आइए क्वेश्चन पे, कह रहा है कि देखिए वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी होता है और वस्तु से आभासी तो दिया ही है और वस्तु से छोटा है। तो ध्यान रखिए दोनों दर्पण में, उत्तल दर्पण में भी आभासी बनता है, अवतल दर्पण में आभासी बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में जो आभासी बनता है वो वस्तु से बड़ा होता है और उत्तल दर्पण में जो आभासी बनता है वो वस्तु से छोटा होता है। तो यहाँ पे m के हिसाब से वस्तु से छोटा आ रहा है, तो वस्तु से छोटा अगर है तो कौन सा दर्पण होगा बताइए। अब इतना पता होना चाहिए आपको। 6 केस होते हैं अवतल दर्पण में, 2 केस होते हैं उत्तल दर्पण में, तो वो जो 6 केस पढ़ाए जाते हैं आपको स्कूल में, कोचिंग में, वो सारे केस अगर आपको दिमाग में रहेगा तभी ये सब क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो फिर सोचते रह जाएंगे। वस्तु से छोटा कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट। उत्तल लेंस से किसी वस्तु का आभासी आवर्धित प्रतिबिंब बनने के लिए नामांकित किरण आरेख बनाइए। उत्तल लेंस से, तो उत्तल लेंस ले लीजिए। उत्तल लेंस ले लिया हमने। कैसा प्रतिबिंब बनाना है, कैसा प्रतिबिंब बनाना है, क्या हो गया आपका, प्रकाशिक केंद्र सी, ये F1 F2 कर दो चाहो तो। कैसा प्रतिबिंब चाहिए, आवर्धित प्रतिबिंब बनने के लिए आभासी, आभासी कब बनता है, जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, अवतल दर्पण आप याद करिए, एक बार दर्पण वाला ढंग से याद कर लीजिए। ठीक है, एक बार दर्पण वाला याद कर लीजिए, तो जो अवतल दर्पण में 6 केस बनते हैं, सेम जो है, सेम वही प्रॉपर्टी होती है उत्तल लेंस की, और जो उत्तल दर्पण की होती है वही होती है अवतल लेंस की। तो 6 केस उसमें अवतल दर्पण में थे, 6 केस उत्तल लेंस में होते हैं। 2 केस आपने पढ़ा होगा उत्तल दर्पण में, और 2 केस होते हैं अवतल लेंस में। तो आपको एक बार 6 केस याद होने चाहिए ताकि पता चले कहाँ पे वस्तु रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये आपके दिमाग में आ गया तो फिर फिगर बनाना कोई कठिन काम नहीं है। तो हम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में वस्तु को रख देते हैं। चलिए यहाँ पे रख दिया, ए बी, ये होगी वस्तु। अब कैसे बनेगा प्रतिबिंब, समांतर जाने वाली कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, और प्रकाशिक केंद्र से जो किरण जाती है वो सीधी निकल जाती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो अपवर्तित किरणें हैं वो दोनों जाके आगे दूसरे एक दूसरे के बीच, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इनके बीच की दूरी, तो इनको मिलने का कोई चांस है नहीं यहाँ पे। तो अगर जब आगे नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, पीछे बढ़ाएंगे।
आवर्धित प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? बड़ा। यहाँ पे मिल रही है तो यहाँ पे बना, ये हो गया आपका ए डैश बी डैश, ये हो गया प्रतिबिंब। थोड़ा सा किरण आरेख यहाँ पे रफ कर दूं मैं मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन तो नोट ही कर लिया होगा। ठीक है, तो जब आगे नहीं मिलती तो पीछे बढ़ाते हैं। ये बन गया आपका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। ये हो गया किरण आरेख। बस किरण आरेख ही बनाना था, हो गया और क्या। बस ये आपको पता होना चाहिए कि आवर्धित बनाना, बड़ा बनाना है आभासी, तो कहाँ पे रखना है। अगर जिसके दिमाग में ये क्लिक कर गया कि फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखना है वस्तु को, तो फिर वो बन जाएगा। अगर ये यही आपको नहीं पता होगा कि आवर्धित और आभासी बनाने के लिए कहाँ पर रखते हैं, वस्तु की स्थिति क्या होती है, तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो वो 6 पार्ट जो है केस याद होने चाहिए। सेकंड पार्ट देते हैं। एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि वस्तु इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित। 3 गुना आवर्धित का मतलब होता है एम दिया है, एम की वैल्यू, एम बराबर कितना दिया है? 3 दिया है। अब ये प्लस भी होता है माइनस भी होता है, ये कैसे पहचानेंगे? आवर्धित उल्टा, अगर एम की वैल्यू प्लस है तो सीधा बनती है, माइनस है तो उल्टा बनता है। उल्टा दिया है तो -3, मिला के एम की वैल्यू दी है। ये जो 3 गुना लिखा है, 3 और उल्टा से हमने गेस किया माइनस। आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बनाता है जबकि वस्तु इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वस्तु यानी कि u -15 सेंटीमीटर, वस्तु हमेशा निगेटिव रहेगी ना। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूला क्या होता है? लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने का 1/f, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। u तो पता है हमें, v नहीं पता है। v निकाल लें अगर हम किसी तरह से, तो फिर हमारा काम आसान हो जाए। तो लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? m बराबर v बटे u। ठीक है, m की वैल्यू कितनी दी गई है? -3 बराबर v हमें निकालना है, u -15। तो 15 में कितना हो जाएगा? 45। v बराबर 45 सेंटीमीटर। प्लस का होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 15 या 45। तो आ गया v। ठीक है, अब जो है यहाँ पे रखिए और फोकस दूरी निकाल लीजिए उत्तल लेंस की। 1/f इक्वल्स टू, या फिर यहीं पे रख दीजिए 1/v, 1/45 माइनस u की वैल्यू 1/-15 रखेंगे ना, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, सीधे डायरेक्ट प्लस लिखते हैं। -1/u था तो -15 और माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो जाएगा? 45। 45 एलसीएम ले लीजिए और 1, 45 के 45 और 15 तिया 45, 3, तो 4/45। तो एफ, इसको रिवर्स करेंगे, ये 1/f की वैल्यू है 4/45, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45/4। तो डिवाइड कर दो, 4 1 4, फिर 4 1 4 दशमलव, 4 दूनी 8, डिवाइड करिए। ये 4 1 4, 4 1 4, एक बचा, दशमलव आगे 0 बढ़ाया 10 हुआ, तो 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, 4 पंचे 20, 11.25 सेंटीमीटर। प्लस का आएगा, प्लस का आना भी चाहिए क्योंकि उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो प्लस ही होती है। तो कितनी आ जाएगी? f इक्वल्स टू 11.25 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बस कुछ करना नहीं था, फोकस दूरी देखो, u दिया है और हमें u देकर फोकस दूरी पूछा है, तो फोकस दूरी के लिए हमें v की जरूरत पड़ती है। तो आगे देखा हमने कि m की वैल्यू दी थी, ये जो 3 गुना आवर्धित दिया है, उल्टा 3 गुना का मतलब m की वैल्यू 3 और उल्टा का मतलब माइनस। बस इतना सोचना था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 23 के फर्स्ट पार्ट देखिए। दिए गए विद्युत परिपथ में अमीटर ए द्वारा प्रदर्शित विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो विद्युत धारा ज्ञात करनी है। अमीटर ए, अमीटर क्या काम करता है? विद्युत धारा नापने का काम करता है। तो इसमें कितना विद्युत धारा आएगा ओवरऑल, बैटरी से कितनी धारा निकलेगी, आई, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो धारा निकालने के लिए बैटरी को तो एक ही प्रतिरोध दिखता है, बैटरी में इतने सारे प्रतिरोध। देखो धारा का सूत्र क्या होता है? ओम्स लॉ से V बराबर आई आर होता है और I बराबर होता है V बटे आर। तो V तो हमें पता है 8 वोल्ट की बैटरी लगी। R कितना है? R 1 2 3 4 प्रतिरोध दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन चारों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे और यहाँ पर R इक्विवेलेंट की वैल्यू रख देंगे।
ठीक है। तो ओवरऑल हमारा काम क्या है, चारों का तुल्य प्रतिरोध निकालना। यहाँ पे V तो 8 वोल्ट रहेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर तुल्य प्रतिरोध निकालने का क्या तरीका है। अब वैसे तो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन आप जो हाई स्कूल में जो 10th में जितने भी सर्किट आते हैं, बहुत सिंपल सर्किट आते हैं, इन्हें देख के आप पता कर सकते हैं। तो आपको सीधा सीधा देख के लग रहा होगा कि ये 2 ओम है। 2 ओम और 3 ओम किसमें है, श्रेणी क्रम में, सीरीज में जुड़े। तो श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध, दो प्रतिरोध जुड़े होते हैं, उनको तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, सीधा सीधा हम जोड़ देते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, तो स्टेप वाइज करते हैं इसको, ऐसे करते हैं, 2 ओम व 3 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनका कितना हो जाएगा, 3 2 5। तो आर इक्विवेलेंट इन दोनों का क्या हो जाएगा, 5 ओम। अब फिर से एक बार सर्किट बनाते हैं, ठीक है। फिर से सर्किट बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5 ओम, और यहाँ पे दोनों का योग, दोनों को हटा के एक प्रतिरोध लगा देंगे। कितने का, इन दोनों के बराबर कितना आया था, 5 ओम। और यहाँ पे एक लगा हुआ है, कितने का, 1.5 ओम का। ध्यान से देखिए, 5 ओम 5 ओम, 8 वोल्ट। 5 और 5 ये किसमें है, समांतर में दिख रहा होगा, दोनों सिरे एक दूसरे से जुड़े हैं, यहाँ का विभव यहाँ का विभव बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों समांतर में हो गए। अब जो समांतर में है, तो इनका, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ, आप साइड में कर लेना। जब दो समांतर में, दो प्रतिरोध समांतर में हो, तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। चाहे ये करिए, या फिर दो होते हैं तो दो के लिए हम फार्मूला याद रखते हैं, R1 R2/R1 प्लस R2। तो कितना हो जाएगा, 5, ऊपर दोनों को गुणा करना है, 5 गुणे 5 25 हो जाएगा, और नीचे 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 2.5 ओम। 10 से भाग करेंगे 2.25 में, तो 2.5। और सबसे आसान तरीका क्या होता है, अगर समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं, अगर सेम उनकी वैल्यू सेम दी गई है, तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकालना सबसे आसान होता है। समांतर क्रम में होनी चाहिए, और सभी प्रतिरोध की वैल्यू का मान सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 5 ओम 5 ओम है, तो सीधा सीधा कितने हैं, 1 2, तो 5/2 कर दो। 5/2 करोगे तो आ जाएगा 2.5। 3 होते 5 5 के, तो 5/3 करते। 4 होते तो 5/4 करते। ठीक है, ये तरीका होता है। तो अब इन दोनों को हटा के 2.5 का लगाया, तब कर दें। यहाँ पे इन दोनों को हटा के हम क्या करेंगे, 2.5 ओम का एक प्रतिरोध लगा देंगे। 2.5 ओम। अब 2.5 और 1.5, ये जो दोनों दो बचे हैं, इनको ध्यान से देखो, तो ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में अगर आपको ना समझ में आए, तो क्या किया करो, बैटरी से एक वैद्युत धारा निकालो, ले जाओ, अगर सब दोनों में सेम धारा जा रही है, तो श्रेणी क्रम में होती है। ये बात पता होगी ना आपको, कि जब श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध जुड़ते हैं, उनमें धारा सेम जाती है, और विभवांतर दोनों का अलग अलग होता है। समांतर क्रम में क्या होता है, धारा अलग अलग जाती है, विभवांतर अलग अलग होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, इनको याद होना चाहिए आपको। अब क्या करेंगे, ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो दोनों जुड़ जाएंगे, कितना, 2.5 और 1.5 मिलके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2.5 प्लस 1.5 जोड़िए, 4 हो जाएगा। तो इन दोनों को हटा के हम क्या लगा देंगे, 4 ओम लगा, आप लिख लेना। तो 2.5 और 1.5 श्रेणी क्रम में आता है इनका, जैसे यहाँ पे निकाला, आर इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध बराबर 2.5 प्लस 1.5 बराबर 4 ओम। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया इतना, ठीक है। तो अब हमारे पास तुल्य प्रतिरोध निकल गया। तो धारा कितनी हो जाएगी, आई इक्वल टू वी बटे आर। वी कितना है, 8 वोल्ट है। आर इक्विवेलेंट कितना आया है, 4 ओम आया था। 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। ये आपका आंसर दिख रहा है ना यहाँ पर। तो ओवरऑल कभी भी धारा पूछे बैटरी से, तो हम क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे पहले। जो भी सर्किट दिया रहेगा, अगर धारा पूछ रहा है, तो तुल्य प्रतिरोध बिना निकाले काम नहीं हो पाएगा। चलिए, इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है ना, तो इसका फर्स्ट, तो इसका सेकंड। कह रहा कि विद्युत बल्बों के तंतुओं का निर्माण में, तंतुओं के निर्माण में प्राय टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। तो विद्युत बल्ब में कौन सा मटेरियल हमें चाहिए, कैसा मटेरियल, पहले उसका गुण लिखना होगा। ठीक है, विद्युत बल्ब के निर्माण में किस तरह के पदार्थ का यूज करना चाहिए। तो देखो, विद्युत बल्ब से हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है, और वो बहुत हीट होता है, गर्म भी तो बहुत होता है। तो एक ऐसा पदार्थ चाहिए जो कि गर्म कब होगा, गर्म कब होता है, जब प्रतिरोधी हीट जितना ज्यादा निकलेगा, उतना ज्यादा गर्म होगा, और उतना ज्यादा प्रकाश निकलेगा। तो गर्म होने के लिए आपको पता होगा, जितना ज्यादा I²RT। करंट तो हमारे घरों में फिक्स आ रहा है, कितना करंट आ रहा है। प्रतिरोध अगर जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा हीट यानी कि ऊष्मा निकलेगा। ऊष्मा है ना, H।
तो एक ऐसा हमें पदार्थ चुनना है जिसका प्रतिरोध ज़्यादा हो, और क्या होना चाहिए, प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो ऊष्मा ज़्यादा निकलेगा, और एक साथ-साथ एक गुण और होना चाहिए उसमें, उसका गलनांक मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो अधिक होना चाहिए। क्योंकि अगर ऊष्मा ज़्यादा निकलेगा ना, ऊष्मा ज़्यादा निकलेगा, गर्म ज़्यादा होगा, तो उसके गलने के चांस ज़्यादा हैं। तो अगर ऐसा कोई पदार्थ हो जिसका गलनांक कम है, वो गल जाएगा और टूट जाएगा। तो गलनांक 2 चीज़ें क्या चाहिए कि प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए, प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, ये सब पॉइंट आपको लिखने होंगे। प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट क्या, गलनांक गलनांक भी अधिक होना चाहिए, गलनांक भी अधिक होना चाहिए। अगर देखो क्या होगा, प्रतिरोध अधिक होने से ऊष्मा ज़्यादा निकलेगी, जितना ज़्यादा ऊष्मा निकलेगा उतना ज़्यादा गर्म होगा और उतनी ज़्यादा प्रकाश हमें मिलेगा। बल्ब का काम क्या है, हमको प्रकाश देना। ये कौन सा बल्ब हो रहा है, तंतु वाला है जो 100 वाट वाला पहले आता था, अब ये एलईडी वाली की बात नहीं हो रही, ये 100 वाट वाली बल्ब की हो रही है जो बीच में ऐसे टंगस्टन। तो टंगस्टन एक ऐसा पदार्थ है, इसका प्रतिरोध भी अधिक होता है और इसका गलनांक 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग ऊपर होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट मटेरियल बनता है तंतु बनाने के लिए बल्ब का। तो इसी चीज को लिखना है कि विद्युत बल्ब के तंतु के पदार्थ का चुनाव करते समय हमें दो बातें ध्यान में रखनी होती है। एक तो उस पदार्थ का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तथा गलनांक भी उच्च होना चाहिए। तो टंगस्टन एक ऐसी पदार्थ है जो है जिसका प्रतिरोध भी अधिक होता है और गलनांक भी अधिक होता है, इसलिए विद्युत बल्ब के निर्माण में तंतु के निर्माण में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। तो इतना बड़ा आपको पूरा लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 का फर्स्ट। कह रहा है, दो कारकों के नाम बताइए जिन पर धारावाही प्रणालिका से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। दो कारकों के नाम बताइए। फिर धारावाही धारावाही प्रणालिका क्या होती है, बताया था पिछले पेपर में भी आया हुआ था। एक बेलनाकार विद्युत अवरोधी पाइप होता है कुचालक, इस पे जो है क्या करते हैं, तांबे के तारों को बहुत पास पास टाइटली लपेट देते हैं, ये लपेट देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, धारावाही परिनालिका। धारावाही प्रणाली, इधर से वैद्युत धारा गई, ऐसे घूमते घूमते इधर आके निकली है। ठीक है, दो तार हैं। अब ये इस पर जो चुंबकीय छेद बनता है, ध्यान से देखिएगा, एक तरफ ये जो है उत्तरी ध्रुव बनता है, एक दक्षिणी ध्रुव। ये बताया था मैंने कैसे, इधर से धारा आपको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में दिखे, यहां से मुझे घड़ी की दिशा में दिख रही, तो इधर दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा एस। अगर एक तरफ एस हो गया तो दूसरी तरफ 100% एन होगा। दक्षिण ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, तो ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। अब चुंबकीय बल देखाएं क्या होती है, ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ध्यान दीजिए, और इसके परिनालिका के अंदर जो है समांतर रेखाएं होती है बिल्कुल सीधी, जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, यानी कि इनके अंदर हर पॉइंट पे समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। बाहर अलग अलग होता है, अलग अलग बिंदु पर अलग अलग होता है, कहीं कम कहीं ज्यादा, वो हम बाद में देखते हैं। तो कह रहा है कि उसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है, किन्हीं कोई दो कारक बताने। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला आप देख लीजिए, होता है म्यू नॉट एन आई, इसके कारण प्रणालिका का। ठीक है, लंबी प्रणालिका के कारण, ये आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा, मैं अभी तो समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। तो दो कारक हैं, एन जहाँ पे क्या होता है, एन क्या होता है, एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या होती है। और आई क्या है, एक फेरे में कितनी धारा जा रही है, एक फेरे में धारा। फेरा क्या है, जैसे बहुत सारे फेरे लपेटे गए हैं ना बार बार, तो इसी को हम बोलते हैं फेरा। तो एन क्या है, प्रति एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं, मतलब जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, तो उसमें कितने फेरे आ रहे हैं, उसी को हम बोलेंगे एन। और आई क्या है, जितनी धारा जा रही है। ठीक है, बात समझ में आई। तो क्या होता है, यहां से ध्यान से देखिए किन कारकों पर निर्भर करता है चुंबकीय, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। अब अगर धारा बढ़ा देंगे तो जो है चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, अगर फेरों के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि यदि हम प्रणालिका में, धारावाही प्रणालिका में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र जो है बढ़ जाता है। और
दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि अगर हम धारा का मान एक एक फेरे में जो धारा की वैल्यू होती है आई की वैल्यू बढ़ा देंगे, मान बढ़ा देंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। यही दो कारक हैं जिन पर चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। किस पर? एक तो हो गया हमारा एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पर और वैद्युत धारा पर, दोनों पर निर्भर करता है। दोनों को आपको पॉइंट वाइज लिख लेना। पहला पॉइंट एन के लिए कि एन बढ़ाएंगे यानी कि फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा और आई बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको आपको लिखना है। मैंने समझा दिया है कैसे कैसे है फार्मूला। अगर आई चाहे तो लिख दें, नहीं लिखेंगे तो भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। फेरों की संख्या पर निर्भर करता है और वैद्युत धारा पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? दोनों को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। दूसरा पार्ट है इसका, विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक से किस प्रकार भिन्न होता है। तो पहले ये समझते हैं विद्युत चुंबक क्या होता है, अस्थायी चुंबक। तो ये जो प्रणालिका हमने बनाया है ना, यही होता है विद्युत चुंबक। इसी को क्या बोलते हैं? देखो, एक चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है ना, चुंबकीय क्षेत्र वगैरह बना रहा है तो चुंबक ही तो हुआ। और किसके कारण बन रहा है? करंट के कारण, विद्युत धारा जा रही है तभी तो ये बना है। इसको बोलते हैं विद्युत चुंबक। और अस्थायी चुंबक क्या होता है? अस्थायी चुंबक होता है हमारा जो क्षण चुंबक, बार मैग्नेट। देखा होगा आपने ऐसे, कोई मान लीजिए चुंबकीय क्षण जो दुकानों पे मिलता है, आप लोग यूज करते हो, देखा होगा ना, वो क्षण चुंबक। तो उसमें भी एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। क्षण चुंबक में भी उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे जाती हैं और चुंबक के अंदर जो होती है दक्षिण से उत्तर की तरफ होती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ समांतर चुंबकीय बल रेखाएं। देखिए सेम उसी की तरह है कि नहीं? जो काम एक धारावाही प्रणालिका कर रहा है वही काम ये भी कर रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं विद्युत चुंबक। ये अस्थायी चुंबक हमारा जो क्षण चुंबक होता है, बार मैग्नेट बोलते हैं। ये लिख दे रहा हूं मैं, क्षण चुंबक। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक से किस प्रकार भिन्न होता है। तो आपको मैं ये बोल रहा हूं और पॉइंट वाइज लिखिए। देखिए ध्यान से, सब कुछ सेम जैसा है, बस यहाँ पे एक धारावाही प्रणालिका रखा है, यहाँ पे एक चुंबक रखा हुआ है, अस्थायी चुंबक रखा हुआ है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इसमें भी उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से बल रेखाएं निकल रही हैं, दक्षिणी ध्रुव में जा रही। उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं, दक्षिणी ध्रुव में जा रही हैं। चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की तरफ है और समांतर है। यहाँ भी चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की तरफ है और समांतर है। तो ये तो हो गई समानताएं। अगर कभी पूछ ले चुंबक में किस प्रकार समान है, तो ये चारों पॉइंट लिखेंगे। हमें लिखना है किस प्रकार भिन्न है। तो पहला पॉइंट लिखिए, ध्यान से देखिए। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाना चाहें इसमें, तो चाहे धारा बढ़ा दें या फेरों की संख्या। मान लो फेरों की संख्या बढ़ाना तो फिर से तार वार लपेटना होगा, लेकिन धारा बढ़ाना तो आसान है। ज़्यादा धारा प्रवाहित करा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। लेकिन इसके चुंबकीय क्षेत्र को हम बढ़ा नहीं सकते, इसका फिक्स होता है। तो हम क्या करेंगे कि जो वैद्युत चुंबक है, वैद्युत चुंबक में हम चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा बढ़ाकर बढ़ा सकते हैं, लेकिन अस्थायी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र के मान को बढ़ाया नहीं जा सकता। पहला पॉइंट ये लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या होगा? जैसे इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, अगर हम धारा की दिशा बदल दें, करंट को इधर से फ्लो कराएं और इधर से निकालें, तो इधर साउथ हो जाएगा, इधर नॉर्थ, इधर दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा और इधर उत्तरी ध्रुव। यानी कि ध्रुव को हम बदल सकते हैं। कैसे? धारा की दिशा बदलकर। तो क्या लिखेंगे दूसरा पॉइंट? वैद्युत चुंबक में हम धारा की दिशा को बदलकर चुंबकीय ध्रुव की दिशा बदल सकते हैं। साउथ को नॉर्थ बना सकते हैं, नॉर्थ को साउथ, धारा बदल देंगे। लेकिन अस्थायी चुंबक में ऐसा नहीं कर सकते। ध्रुव की दिशा को हम कभी नहीं बदल सकते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। और क्या हो सकता है? ये दो पॉइंट हो गए, धारा की दिशा बदल दिया। और बस यही दो पॉइंट लिख दीजिए, इन्हीं दो पॉइंट में भिन्न होता है। और एक होता है इनमें जो आकर्षण बल लगता है वो अधिक होता है, इनमें आकर्षण बल कम होता है। आप चाहें तो तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्यों प्रयोग करते हैं, पहले ये लिख दीजिए कि अगर कोई धारावाही चालक है, अगर कोई धारावाही चालक है, उसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक वैध चुंबकीय बल लगता है। आपको ये पता होगा, किसी धारावाही चालक को, जैसे मान लीजिए एक तार है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है और इसको हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इस पर बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? चुंबकीय बल लगेगा। अब ये बल किधर लगेगा, इसको जानने के लिए हमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पता होना चाहिए। तो ओवरऑल फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग क्या है कि किसी धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं, कहां प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय बल की दिशा।
दिशा ज्ञात करने में। ठीक है, पहले ये तो पता हो किस काम के लिए प्रयोग करते हैं, तब हम जानेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दिशा ज्ञात करने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई? दिखाई दे रहा है यहाँ तक? अब होता क्या है, तो ध्यान से देखिए, बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को, अंगूठे को और फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, हम फोर फिंगर, मिडिल फिंगर क्या बोलते हैं, अंगुष्ठ, अंगूठा, और इसको बोलते हैं तर्जनी, और इसको बोलते हैं मध्यिका। इन तीनों उंगलियों को परस्पर लंबवत हम इस तरीके से संयोजित करते हैं। और ध्यान से देखिएगा, एक चीज आपको याद रखना है, एफ बी आई। एफ बी आई, एफ का मतलब बल, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, आई का मतलब धारा। ठीक है, अगर हम तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और मध्यिका को वैद्युत धारा की दिशा में रखें, तो अंगूठा जो है चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। ध्यान से फिर से सुनिए, तीनों को परस्पर लंबवत से हमें संयोजित करना है, फिक्स करना है। और अगर इस वाली उंगली को, तर्जनी जिसे हम कहते हैं, उसको किधर रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और इस वाली उंगली को वैद्युत धारा की दिशा में रखेंगे, तो अंगूठा जिधर भी रहेगा वो क्या बताएगा, चुंबकीय बल की दिशा बताएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेके बता दूं, जैसे मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है इधर की तरफ, और इसमें हमने एक धारा, ऐसे चलो सीधा ले लेते हैं, एक चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, चुंबकीय क्षेत्र इधर है और धारा ऊपर की तरफ बढ़ गई, तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र देखो, ये तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र इधर हो गया, धारा ऊपर हो गया, तो अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, तो बल किधर लगेगा, तल के लंबवत अंदर की तरफ। अंदर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट्स, सॉरी, क्रॉस से। ये चुंबकीय बल की दिशा होगी अंदर की तरफ। ठीक है, अब इसी को आपको लिखना भी है, पहले किस लिए यूज करते हैं ये लिखेंगे, और तो लिखना वही जो मैंने बोला है उसको साफ साफ लिख देना है कि अगर हम अपने बाएं हाथ की तीनों उंगलियों, अंगूठे, तर्जनी और मध्यिका को परस्पर लंबवत संयोजित करें, तथा तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें, और मध्यिका को मध्यिका को वैद्युत धारा की दिशा में रखें, तो अंगूठा जो है, अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। बस इतना ही लिखना है। ठीक है, अब बैक करके फिर से देख लीजिए और इसको लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा वाला पार्ट। इसमें से दो पार्ट है, फर्स्ट मैंने ले रहा हूँ, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज के उपयोग के महत्व को बताइए। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग, पिछले चैप्टर में पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन था, वहां भी सॉल्व किया था, यहाँ भी कर देते हैं। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एक ऐसा तार होता है, ऐसा तार होता है जिसका गलनांक क्या होता है, गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बहुत कम होता है। नॉर्मल तार जो हम तांबे का, एल्युमिनियम का यूज करते हैं, उसकी तुलना में गलनांक बहुत कम होता है, कम होता है। और बना किसका होता है, तो ये होता है तांबा प्लस सीसा प्लस टिन, तीन धातुओं को मिला के मिक्सचर होता है, एलॉय जिसे बोलते हैं। इन तीनों को मिला के बनाया जाता है। अब इसका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे घरों में ये मेंस वाला तार आया है, मेंस वाले में हमने लगा दिया फ्यूज, क्या लगा दिया, फ्यूज। अब जैसे भी कभी ये मेंस हो गया, ये उदासीन वाला तार हो गया, न्यूट्रल वाला, तो ये दो तार आते हैं ना घरों में, तो अगर जब हमने फ्यूज लगा दिए, तो फ्यूज लगाने से हमें फायदा क्या होता है, अगर मान लीजिए घर में कभी कहीं शॉर्ट सर्किट हुई, शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने के बाद अभी अभी बहुविकल्पी में प्रश्न था कि शॉर्ट सर्किट में क्या बोलते हैं उसको, लघुपथन, लघुपथन में जो है बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है। जब अधिक धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित अधिक होगी, तो अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगा, और इसका गलनांक जैसे कि बहुत कम होता है, तो ये गल के टूट जाएगा। ऐसे मान लीजिए इतने दूर में हमने ये फ्यूज लगा दिया, फ्यूज वाला तार। अब इसका गलनांक बहुत कम है, जब कहीं भी शॉर्ट सर्किट हुआ, तो ये गलनांक तुरंत गल के टूट जाता है। जैसे ही सर्किट ब्रेक हो गया, तो वैद्युत धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाएगी, सब कुछ जो हमारे घरों में यंत्र हैं वो सुरक्षित रहेंगे। तो किस काम में फ्यूज का उपयोग क्या होता है, कि हमारे घरों में जो विद्युत यंत्र यूज होते हैं, टेबल फैन, और जो फैन है, फ्रिज है, कूलर है, टेलीविजन है, ये सब इनको सुरक्षित रखना। कभी अगर मान लीजिए कहीं पे कोई खराबी होती है, कहीं पे ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है, करंट ज़्यादा सप्लाई हो जाता है कभी-कभी घर में, या कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तो ये तुरंत गल के सर्किट ब्रेक कर देता है, और वहाँ से धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी कि तुम्हारे घर की लाइट जो है तुरंत कट जाती है। हालाँकि आजकल ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, आजकल क्या यूज़ होता है, इसकी जगह पर अब तो आ गया है एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, वो अभी सिलेबस में तो है नहीं,
अगर क्वेश्चन मिलेगा कभी तो उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी फ्यूज ही बार बार पूछा जा रहा है तो फ्यूज को पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये निम्न गलनांक, यानी कि इसका गलनांक बहुत कम होता है, ऐसे पदार्थ का बनाया जाता है जिसका गलनांक कम होता है। ये बेसिकली तांबा, सीसा, प्लास्टिक तीनों को मिला के बनाया जाता है। और इसका उपयोग क्या है कि घरों में हमारे विद्युत यंत्रों की सुरक्षा करना। कैसे सुरक्षा करता है? जब कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है या कहीं पे विद्युत में कोई खराबी आती है तो उच्च धारा प्रवाहित होती है। उच्च धारा प्रवाहित होने से इसमें ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगा। ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगा तो इसका गलनांक कम होता है, तुरंत ये गल के टूट जाता है। और जब ये गल के टूट गया तो फिर हमारे घर का पूरी बिजली कट जाती है और सारे यंत्र सुरक्षित रह जाते हैं। ठीक है, यही इसका उपयोग है। तो इसको आप जो-जो मैंने बोला है उसको एक सीक्वेंस में लिख लीजिएगा। दूसरे पार्ट पे आते हैं। प्राय निम्न विद्युत आपूर्ति तारों के विद्युत रोधी आवरण के रंग क्या होते हैं? तो क्या बोलते हैं? वैद्युन्मय तार, ऐसे-ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं। वैद्युन्मय तार, वैद्युन्मय तार क्या होता है? जो घरों में जो बोलते हैं फेज वाला वायर आता है उसी को वैद्युन्मय तार कहते हैं। फेज वायर मैं लिख दे रहा हूँ। फेज वायर। इसको किस कलर से रिप्रेजेंट करते हैं या किस कलर का होना चाहिए? लाल रंग का होना चाहिए। ठीक है? हालाँकि हम घर में चाहे जो भी कलर यूज़ कर देते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है। एक गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड होता है ताकि कोई मैकेनिक्स कहीं भी आपके घरों में जहाँ पे ज़्यादा वायरिंग होती है, कंपनियों में बहुत सारे तार एक साथ आते जाते हैं, तो जब कहीं वहाँ पे कोई फ़ॉल्ट होता है, कहीं पे कोई खराबी होती है, तो मैकेनिक्स आता है तो वो कलर देख के पहचान जाता है कौन-सा तार क्या है। ठीक है? घरों में हम नहीं यूज़ करते, वैसे यूज़ करना चाहिए। बी क्या उदासीन तार जो न्यूट्रल वाला होता है, न्यूट्रल किस कलर का होता है? उदासीन तार किस कलर का होता है? न्यूट्रल बोलते हैं ना इसे, न्यूट्रल वायर। ये होता है ब्लैक कलर का, काला। काला रंग। और भू संपर्क अर्थिंग वाला तार, अर्थिंग किया है कभी? भू संपर्क का मतलब क्या होता है? अर्थिंग। अर्थिंग में क्या होता है? अ, हरे रंग का होता है ये ना। तो तीनों के कलर याद रखने। जो फेज वायर होता है लाल का होता है, उदासीन काले का होता है, भू संपर्क जो है हरे रंग का होता है। अब अगला पार्टीशन में कह रहा है किसी विद्युत संधारित्र को भू संपर्क करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब वो विद्युत संधारित्र क्या है? संधारित्र शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे अभी वर्ड, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में तो है नहीं। मेरे हिसाब से ये शायद मिसप्रिंट या तो मेरे ही मैंने जो अनसॉल्व लिया है, मेरे पास जो अनसॉल्व है उसमें पता नहीं गलती से लिख दिया गया है या फिर तुम्हारे पेपर में ही संधारित्र आया था, ये कंफर्म नहीं। तो आप लोग कमेंट करिएगा संधारित्र पेपर में था या यहाँ पर विद्युत यंत्र था। मेरे हिसाब से जहां तक मुझे उम्मीद है विद्युत यंत्र ही होना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में कहीं भी संधारित्र का नामो निशान नहीं है। ठीक है? और अगर होगा पेपर में, कंफर्म करके एक बार कमेंट कर देना, मैं उसको संधारित्र को एक्सप्लेन कर दूंगा। ये 12th में मिलेगा आपको, चैप्टर है, संधारित्र चैप्टर ही है 12th में पूरा। तो वहां पे अर्थिंग क्यों की जाती है वो सब मैं समझा दूंगा। हालांकि मुझे नहीं लगता वो चीज होगा, विद्युत यंत्र ही होना चाहिए, आपके सिलेबस में यही है। कहीं पे से आपने पूरा कोचिंग में पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, कहीं पे संधारित्र नाम शब्द सुना 10th में? नहीं सुना होगा, तो शायद यंत्र ही हो सकता है, मेरे अमसाल में ही मिसप्रिंट हो। तो आप देख के एक बार कमेंट जरूर कर देना अगर संधारित्र हो तो। मैं यंत्र लेके समझा दे रहा हूँ। किसी विद्युत यंत्र को भू संपर्क करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भू संपर्क करने का मतलब क्या होता है? यंत्र यंत्र क्या है? जो मान लीजिए हमारे घरों में एक फ्रिज है, यूज कर रहे हो आप, क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर। फ्रिज यूज कर रहे हो, रेफ्रिजरेटर। ठीक है? तो आप जो है इसमें से जो प्लग आती है, जो स्विच में लगता है, उसमें देखोगे 3 प्लग होता है ना। 3 प्लग, एक तो मेंस होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है और ये जो बड़ा वाला वायर होता है उसका कोई यूज होता है? यही अर्थिंग का होता है, इसमें से अर्थिंग की जाती है। अगर आपने घरों में अर्थिंग कराई है, मान लीजिए कभी कहीं पे कोई फॉल्ट आता है फ्रिज में, कहीं पे कोई शॉर्ट वगैरह होता है, इसमें जो है करंट उतर जाता है, जिसे हम कहते हैं करंट उतर गया है, तो अगर हम इसको टच करेंगे तो हमें नुकसान पहुंचाएगा ही। लेकिन अगर अर्थिंग किया है आपने तो जो भी करंट इसमें उतरेगा वो सीधा सीधा इस वायर के सहारे अर्थ में चला जाता है। अगर अर्थ करंट उतरने के बाद भी अगर आप इसे टच करेंगे तो आपको करंट नहीं मारेगा। अर्थिंग का ये फायदा होता है। हालांकि हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए, अर्थिंग जरूर करवानी चाहिए। कोई भी यंत्र है घरों में, कंपनियों में तो मैंडेटरी होता है, हम घरों में लापरवाही करते हैं, अर्थिंग कराते नहीं। और अगर अर्थिंग कराया है तो फ्रिज में अगर करंट उतर रहा है, आप उसे टच करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जो अर्थ का प्रतिरोध होता है ना वो बहुत कम होता है हमारे शरीर की अपेक्षा में।
पृथ्वी का प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो सारा जो वैद्युत धारा होता है, जो करंट उतरता है, वो पृथ्वी में चला जाता है और हमारे शरीर में नहीं आता है, क्योंकि धारा किधर जाएगा, जिधर प्रतिरोध कम मिलेगा उधर धारा जाएगा। तो पृथ्वी का प्रतिरोध कम होता है तो उसमें पृथ्वी में चला जाता है सारा धारा, हमारे शरीर में नहीं आता है। का फायदा ये होता है। किसी विद्युत यंत्र को भू संपर्क करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम जो है, अगर किसी हमारे घर में किसी विद्युत यंत्र में वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है, तो वो हमारी सुरक्षा करता है, विद्युत भू संपर्कन जो होता है, अर्थिंग। ठीक है, तो यही चीज़ आपको लिख देना है। तो ये कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको आप एक सीक्वेंस में कर लीजिए। नेक्स्ट सेट जो है सेट 5 में हम मिलेंगे। थैंक यू।